प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समविभव बिंदु के बारे में बात करते हैं। समविभव बिंदु को समझने से पहले हमें विद्युत अपघट्य की प्रकृति के बारे में डिस्कस करना चाहिए। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में यदि विद्युत विभव लगाया जाता है तो धारा का प्रवाह होने लगता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं तो ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में बात की थी कि अमीनो अम्ल डाईपोलर आयन होते हैं, अर्थात द्विध्रुवीय संरचना होती है। तो द्विध्रुवीय संरचना होने का मतलब क्या हुआ, एक ही संरचना में धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आयनों का गमन भी इन अमीनो अम्ल के लिए उसी प्रकार से समझाया जा सकता है जैसे किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए समझाया जाए। यदि किसी विलयन में, अमीनो अम्ल के विलयन में यदि हम कोई अम्लीय विलयन, जलीय विलयन डाल दें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ये ज्यूटर आयन संरचना है जो हमने पिछले दिनों में बात की थी, जिसमें NH3 पॉजिटिव, CHR COO नेगेटिव। और इस ज्यूटर आयन संरचना की, जो कि एक डाईपोलर स्ट्रक्चर है, इसमें हमने कोई जलीय विलयन डाल दिया अम्लीय माध्यम में, जैसे H3 पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन हटकर इस कार्बोक्सिलेट आयन पर चला जाएगा और इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, NH3 पॉजिटिव CH2 COOH प्लस वाटर। तो इस संरचना में देखिए, इसने प्रोटॉन लिया, और प्रोटॉन लेने का मतलब ये क्षार का काम करेगा, है ना। इसने प्रोटॉन दिया, यानी ये अम्ल का काम करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्षार का काम करेगा, तो इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, संयुग्मी अम्ल कौन होगा, ये संरचना। ये अम्ल का काम कर रहा है तो इसका संयुग्मी क्षार कौन सा होगा, ये, क्योंकि अम्ल क्षार युग्म में हम एक प्रोटॉन का अंतर मानते हैं, और इस प्रकार से इसको हम अम्ल क्षार अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब हमने एसिड डाला, एसिड का जलीय विलयन डाला, तो ऐसी स्थिति में आयन किस रूप में आ गया, पॉजिटिव रूप में। और धनायन के रूप में आने का मतलब क्या हुआ, हमने अभी बात की थी कि धनायन किधर गमन करेंगे, धनायन कैथोड की ओर गमन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में यदि हम कोई तीव्र अम्लीय माध्यम कर दें, अम्ल डाल दें, तो ऐसी स्थिति में विलयन धनायन के रूप में आ जाएगा, और धनायन के रूप में आने पर गमन किधर होगा, कैथोड की ओर होगा। इसी प्रकार से यदि एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में हम क्षार डाल दें, तो क्षार डालने पर क्या हुआ, ये देखिए, कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आ गया, है ना, यानी ऋणायन के रूप में आ गया। तो यहाँ पर इस एमिनो अम्ल ने क्या किया, एक प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देने का मतलब ये अम्ल का काम करेगा, तो ये क्षार का काम करेगा, ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हो गया। यहाँ पर OH ने क्या किया, प्रोटॉन लिया, और प्रोटॉन लेने का मतलब ये क्षार का काम करेगा, तो ये अम्ल का काम करेगा, ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हो गया। तो ऐसे देखिए कि जब हमने माध्यम को क्षारीय कर दिया, तो क्षारीय करने से विलयन किस रूप में आ गया, ऋणायन के रूप में आ गया, और ऋणायन के रूप में आने पर आयनों का गमन किधर होगा, एनोड की तरफ होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि एमिनो अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय माध्यम में है तो आयनों का गमन किधर होगा, कैथोड की ओर। और यदि जलीय विलयन क्षार के रूप में है तो आयनों का गमन किधर होगा, एनोड की ओर। इसको देखिए, इस डायग्राम से भी बताया है। यहाँ पर देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है, और विलयन किस रूप में है, क्षारीय रूप में। तो क्षारीय रूप में होने पर, क्षारीय रूप में होने पर किस रूप में रहता है, ये कार्बोक्सिलेट के रूप में, ऋणायन के रूप में। और ऐसी स्थिति में आयनों का गमन किधर होगा, एनोड की ओर होगा, है ना। तो देखिए, ये कार्बोक्सिलेट आयन है ना, और ये कार्बोक्सिलेट आयन किस तरफ गमन करेगा, एनोड की ओर गमन करेगा। इसी तरह से यदि माध्यम
अम्लीय रूप में है, तो अम्लीय रूप में होने पर यहाँ पर देखिए, अम्लीय रूप में होने पर अमोनियम आयन के रूप में हो गया, धनायन के रूप में हो गया, और धनायन के रूप में होने पर आयनों का गमन किधर होगा? कैथोड की तरफ होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। अब बात यह है कि यदि हम ये मान लें कि एक ही विलयन में ये जो दो हमने संरचनाओं की पीछे बात की थी, ये सेकंड और थर्ड, जो कि प्लस और माइनस के रूप में है, तो एक ही विलयन में ये दोनों आयन उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए ये माना जाए कि इनकी सांद्रता बराबर है। तो सांद्रता बराबर होने पर हम क्या मानेंगे कि आयनों का गमन किसी भी ओर नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, आयनों का गमन होता है। कैसे? इसको हम कैसे समझाएंगे कि विलयन धनायन के रूप में आने पर जितनी दूरी कैथोड की ओर गमन करेगा, ऋणायन के रूप में आने पर उतनी ही दूरी एनोड की ओर गमन करेगा। तो इस प्रकार से धनायन के रूप में आने होने पर कैथोड की ओर जाना और ऋणायन के रूप में आने पर एनोड की ओर आना, इस प्रकार से ये दोनों जो जाना और आना एक पॉइंट ऐसा माना जाएगा कि उस बिंदु पर धनायन का कैथोड की ओर जाना और ऋणायन का एनोड की ओर जाना एक दूसरे से प्रतिसंतुलित हो जाएंगे। उसी बिंदु को कहा जाता है समविभव बिंदु, और उसको ये माना जाता है कि आयनों का गमन किसी भी ओर नहीं होता, जबकि आयनों का गमन वास्तव में हो रहा है। अब इसकी के समविभव बिंदु की क्या उपयोगिता है? तो इसको देखिए, जैसे ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव, तो ग्लाइसिन को हम क्या मानते हैं? ये उदासीन एमिनो अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक NH3 है और एक COO है। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि ये उदासीन एमिनो अम्ल है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है और इसकी जो प्रकृति है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो इस प्रकार से ये उदासीन एमिनो अम्ल न रहकर ये दूसरी प्रकृति या तो अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसको समझने के लिए ज़रा सा देखिए कि यहाँ पर ग्लाइसिन के लिए दिया है कि Ka का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अम्ल वियोजन स्थिरांक, और Kb का मान कितना है? 2.5 गुणा 10⁻12। तो जो उदासीन अमीनो अम्ल मान रहे हैं अपन ग्लाइसिन को, वास्तव में इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? Ka का मान ज़्यादा है। और Ka का मान ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? इस उदासीन अम्ल की प्रकृति वास्तव में कैसी हुई? अम्लीय। तो इस प्रकार से इस समविभव बिंदु के आधार पर हम किसी भी एमिनो अम्ल की प्रकृति के बारे में बात कर सकते हैं। ओके।